हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 13 जून, समय है मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे हमारा समय होता है दोस्तों करंट अफेयर क्विज का। 5 बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन हम करते हैं, 5 टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। सो आज आप मेरे साथ फिर से हैं वो 5 टॉपिक, 5 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। सो दोस्तों, कोड मेरा सुमित 10 है। कोड क्या है? कोड का मतलब क्या है दोस्तों? जब भी आप एन अकेडमी पे जुड़ते हो किसी एजुकेटर के साथ तो आपका ट्रस्ट किस पे है? ट्रस्ट शो करता है। सो आप यूज कर सकते हैं सुमित 10, मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, मेरी मेंटरिंग को आप चूज कर सकते हैं, मेरे गाइडेंस को आप चूज करते हैं। सुमित 10 जो है एक सिर्फ डिस्काउंट तो मिलेगा, डिस्काउंट तो अलग बात है सर, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं एक भरोसे की, एक विश्वास की, एक रिश्ते की। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुमित 10 का उपयोग करके। सो करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली दोस्तों। 13 जून यूपीएससी सीएससी 2020-21, उसके बाद में 22-23 कितना भी बोल दूं, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि करंट अफेयर जो है ये बेसिकली आप मैं बात करूं तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक फंडामेंटल ब्लॉक होता है आपका। सो दोस्तों, ये नया बैच आपका स्टार्ट हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सुमित 10 मेरा कोड है, यू कैन गेट 10% इंस्टेंट ऑफ व्हेन यू विल यूज दिस कोड। आप कोड को यूज कीजिए सुमित 10, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर आप यही नहीं दोस्तों, देखो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सैटरडे संडे है, लगभग ऑलमोस्ट 5 क्लास हुई है, एक घंटे की, मतलब 5 घंटे का काम हुआ है। तो अगर आप 5 घंटे अगर आप देखो, एक दिन मन बना के बैठ जाओ तो एक दिन में आप पूरा का पूरा लपेट सकते हो, है ना। सो आराम से आके इसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। और इतना ही नहीं कि यही होगा, नहीं, मेरे पास पूरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। 2021 के लिए अलग से स्ट्रैटेजी है, 2020 वालों के लिए अलग से स्ट्रैटेजी है। तो आप जुड़ सकते हैं, जो 20 वाले हैं वो भी और 21 वाले वो भी, दोनों टाइप के जो बच्चे हैं जो 2020 या 21 किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, आप आ सकते हो, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। सो आप कोड बस क्या यूज करोगे दोस्तों? कोड को यूज करोगे सुमित 10। आप जब वहां पे आओगे ना अकेडमी पे तो आपको इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी मिलेगा, वहां पर इकोलॉजी का भी कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। बस याद आपको एक ही रखना है दोस्तों, और वो क्या है? सुमित 10। सुमित 10 यूज कीजिए और आइए मेरे साथ, जो मिशन आईएएस मैंने आपका किया हुआ है, आईएएस 2020 और आईएएस 2021, दोनों को दोस्तों हम टारगेट में करते हैं। गाइज सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको, चलिए क्लास में स्टार्ट करता हूं। बस कोड याद रखना सुमित 10। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। एम रखते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक का एम रखते हैं हम, है ना। 1000 लाइक जो है, प्लीज गाइज 1000 लाइक जो है वो आपको करने हैं इसके अंदर। वो कैसे करोगे आप मुझे नहीं पता, बट 1000 लाइक जो है दोस्तों, मतलब वो चाहिए तो चाहिए, आपको करना है दोस्तों, ठीक है। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 1000 लाइक तक इस वीडियो को हमें पहुंचाना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हम ड्रोन लॉ के बारे में बात करते हैं। देखते हो ना आजकल ही उड़ते रहते हैं शादी ब्याह के अंदर, टेंट वेंट में, है ना, वो पिक्चरें बनाते रहते हैं। सो ड्रोन की मैं बात कर रहा हूं। सो ड्रोन लॉज के बारे में बात करें इंडिया में, इसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी इसको बोलते हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म में से इसको बोल देते हैं ड्रोन। सो भी ड्रोन का जो टाइम है यार काफी चल रहा है ना, काफी ज्यादा जो है, अगर मैं बोलूं तो आप लॉकडाउन के अंदर इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में ड्रोन की एक अलग ही आप भूमिका मान सकते हो, एक अलग ही चीजें, एक अलग लेवल पे जाके काम कर सकता है। बट क्या वो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, देख लेते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द ड्रोन रेगुलेशन इन इंडिया। भारत में ड्रोन विनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला क्या है दोस्तों? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन ड्रोन को चलाने के लिए एक यूआईडी होती है, यूआईएन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नंबर प्लेट होती है ना गाड़ी की, ऐसे इसका ड्रोन का क्या होता है? यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, which is an equivalent of the number plate is required for all category of drone। ये कह रहा है कि जो UIN है वो हर कैटेगरी के ड्रोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले बता दूं मैं आपको, कई प्रकार की कैटेगरी होती है, माइक्रो, नैनो, ठीक है, मीडियम, लार्ज, ड्रोन की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो मैं बता दूं जो सबसे पहला है नैनो, एक को छोड़ दो, बाकी सबके लिए ये कंपलसरी होता है, एक के लिए कंपलसरी नहीं होता है ना। तो स्टेटमेंट गलत हो गई है। फॉरनर जो है वो इंडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है। फॉरनर अलाउड टू फ्लाई ड्रोन्स इन इंडिया, भाई क्या पता वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो, तो फॉरनर अलाउड नहीं है। सो डी क्या होगा इसका सही जवाब? नाइदर ए नॉर बी। सो चेन्नई अभी एक आपका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है दोस्तों, फैसिलिटेटिंग बेटर पेंडेमिक एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स यूजिंग ड्रोन। So unmanned aerial vehicle UAV commonly known as drone are legally to fly in India from December 2018। दिसंबर 2018 से ये ड्रोन जो है भारत में लीगल रूप से उड़ान भरने
उड़ान भर सकते हैं। अब देखो मैंने बताया ना, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल और लार्ज। लार्ज क्या होगा? जिसका 150 किलो से ज़्यादा वजन होता है। स्मॉल क्या होता है? 25 से 150 किलो के वजन। और मिनी जिसका 2 से 25 किलो के बीच में वजन होता है। माइक्रो जिसका 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में वजन होता है। नैनो अप टू 250 किलोग्राम। अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसका होता है? बस इसको छोड़ दो, इसका नहीं होता ना, बाकी सबका होता है। परमिट किसके लिए लेना पड़ता है? इसके लिए नहीं लेना पड़ता, इनके लिए लेना पड़ता है। एस्टिमेट अप्रूवल नहीं है, 2 दिन, 2 से 7 दिन, 2 से 7, 2 से 7। हाई इसकी कितनी ऊपर तक ये फ्लाई कर सकता है? 50 फीट, 200 फीट, 200 फीट, 200 फीट, 200 फीट, है ना, ये सब मैंने बता दिया। विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेटर, यस 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 यस। लोकल पुलिस परमिशन, सब में लोकल पुलिस परमिशन। 24 घंटे उड़ाओगे ना, उससे पहले आपकी लोकल पुलिस को परमिशन, लोकल पुलिस को पता होना चाहिए। वंस ड्रोन आर मैन्युफैक्चर एट अ लार्ज नंबर, एट अ लार्ज स्केल, वो बहुत अफोर्डेबल हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे दोस्तों, और फिर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हो, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, है ना, इन सब में आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ओके, 5 प्रकार के ड्रोन हैं जो मैंने बताया था, वो आपके यूज हो सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। यूआईएन एक नंबर प्लेट की तरह काम होता है। नैनो कैटेगरी को छोड़ दो, बाकी सब के अंदर यूआईएन लेना बहुत ही आवश्यक है। उड़ान भरने से पहले आप 24 घंटे अपनी जो लोकल पुलिस है उसको प्रायर आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। फॉरनर आर करंटली नॉट अलाउड टू फ्लाई ड्रोन इन इंडिया। फॉरनर को अलाउड नहीं है। परमाफ्रोस्ट क्या होती है दोस्तों? अगले टॉपिक पे मूव कर लिया हमने। व्हाट इज परमाफ्रोस्ट? अभी अभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा बेसिकली, कि आपकी एक जो नदी है, एक ऑयल लीक हुआ बहुत ज्यादा रशिया के अंदर, एक रिवर के अंदर, और उस रिवर का पूरा पानी जो है उसका कलर चेंज हो गया है। अब उसका रीजन जो है वो भी सामने आया था, आप लोगों ने पढ़ा भी था दोस्तों, तो मैंने उसको ज्यादा डिस्कस किया नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ परमाफ्रोस्ट के ऊपर हम एक अलग से टॉपिक करें, बिकॉज इट्स ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों से रिलेट करता है। दैट्स वाई दिस इज माई टॉपिक, दिस इज माई कोर एरिया एंड दिस इज माई स्ट्रेंथ। सो मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करना चाहिए। सो परमाफ्रोस्ट क्या होता है पहले तो ये समझ लो दोस्तों। परमाफ्रोस्ट एक वो आप मान सकते हो, एक वो एरिया, वो सॉइल, वो सरफेस, वो सतह जो लगभग जमी रहती है, आइस में, बर्फ में जमी रहती है। तो जो स्नो कवर्ड, जो एकदम बर्फ में जमी होती है ना जो सरफेस, उसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट जो होती है उनको हम बोलते हैं लगभग 2 साल से ज्यादा वो एकदम फ्रोजन स्टेट में। जैसे देख रहे हो आप, ये जो ना, इसको हम, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ये जमी नहीं होती, इसको बोलते हैं हम एक्टिव लेयर। ठीक है, ये क्या होता है ना भाई, सूरज थोड़ी बहुत देर तो आता है ना, तो उसके इंसोलेशन की वजह से ऊपर वाले में तापमान ज्यादा रहता है, तापमान बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ऊपर जो है आपकी बर्फ जो है वो पिघल जाती है। बट इसके नीचे जो है ये ऐसा एरिया है, दिस इज परमाफ्रोस्ट एरिया, जिसमें मिट्टी भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें चट्टान भी है, और ये सारा का सारा बर्फ के द्वारा एकजुट हो रखा है। सो दिस इज नोन एज द परमाफ्रोस्ट। देख रहे हो आप, परमाफ्रोस्ट वो होती है कि जो ये लेयर है कम से कम स्ट्रेट 2 ईयर इनका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहा हो, कम रहा हो, तो ये परमाफ्रोस्ट लेयर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब रशिया आप जानते हो दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, हाई लैटिट्यूड एरिया में है। हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इससे ऊपर जाते हो तो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हो, नीचे जाते हैं तो हम 90 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज लोअर लैटिट्यूड, ये है लोअर लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश। जब ऊपर जाओगे यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड, यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर। सो रशिया जो है दैट इज लोकेटेड हियर इन द हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश में ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर इन एरिया में परमाफ्रोस्ट सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। परमाफ्रोस्ट मतलब जो जमी रहती है, लगभग स्ट्रेट 2 ईयर्स वो जमी रहती है, एकदम जमी हुई होती है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करना है। इट इज any ground that remains completely frozen at 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और colder for at least 2 straight year। ये कोई ऐसा मैदान है दोस्तों जो कम से कम 2 सीधे वर्षों के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट या पर से मतलब कम रहता है, उसे जमा रहता है। इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, रॉक एंड द सैंड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द आइस। ये क्या होता है, इसमें मिट्टी भी होती है, चट्टान भी होती हैं, और आपका रॉक्स भी होती हैं, है ना, सब होती है। लेकिन ये सारी की सारी को कौन पकड़े हुए है, बर्फ इनको जकड़े हुए है। अ लेयर ऑफ द सॉइल ऑन द टॉप ऑफ द परमाफ्रोस्ट डज नॉट स्टे फ्रोजन ऑल द ईयर। मैंने बताया ना, ऊपर वाली लेयर जमी नहीं होती, ये पिघली हुई होती है। दिस इज नॉन एज एक्टिव लेयर। तो बिल्कुल तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी ओके की रिपोर्ट है, सही की सही है। अब मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूं दोस्तों, जो रशिया में जो ये प्लांट बना था ना, उसमें ये परमाफ्रोस्ट सॉइल के ऊपर बना था। सो जो परमाफ्रोस्ट सॉइल मतलब कुछ इस प्रकार की सॉइल के ऊपर बना था। अब हुआ क्या होगा वहां पर कुछ हुआ ऐसा गाइज कि
हुआ ऐसा वहां पर कि परमाफ्रोस्ट सॉइल पे बना था, और जो इसके पिलर थे ना, वो जो ऑयल टैंकर था उसके पिलर जो थे, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पिघलने लगा, तो उसके पिलर जो है वो अंदर धंसने लगे सिंक करे, और जो पिलर थे वो बिल्कुल इसमें धंस गए, सपोर्ट टूट गया, और जिसकी वजह से वो ऑयल जो है, वो टैंकर जो है, वो सारा का सारा ऑयल जो है उस नदी में जाकर मिल गया। सो ये बिकॉज ऑफ द परमाफ्रोस्ट सॉइल जो पिघली ना, इसकी वजह से वो सारा काम हुआ है वहां पर, है ना, इसलिए न्यूज में है। प्रिंसिपल रीजन दैट लेड टू द रिसेंट 20,000 टन oil leak at the Arctic region power plant in Russia that is now being recognized is the sinking of ground surface due to the permafrost thaw। ठीक है, इसी वजह से हुआ है, जो परमाफ्रोस्ट बर्फ पिघली है ना, इसी की वजह से जो आर्कटिक में बिजली संयंत्र था वहां पर 220,000 टन तेल का वहां पर रिसाव जो है वो हुआ है। द थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड एट नोरिलिस्क Moscow is built entirely on the permafrost, whose weakening over the year due to the climate change caused the pillar supporting a fuel tank at the plant to sink, leading to loss of the contaminants। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, देखो ये वही बात आई हुई है, दिस इज आइस वेज, ये एक्टिव लेयर होती है, दिस इज परमाफ्रोस्ट लेयर जो मैंने आपको बताया था। दे आर स्प्रेड ओवर 55% ऑफ द लैंड मास इन द रसिया, ये परमाफ्रोस्ट की बात कर रहा हूँ। कनाडा हाइयर ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड के अंदर है, तो कनाडा में तो 85% है। यूएस एंड पॉसिबल इन द एंटायर इन एंटार्क्टिका तो पूरा परमाफ्रोस्ट से बना हुआ है। अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन द टॉप ऑफ द परमाफ्रोस्ट, ये जमीन नहीं होती जिसको हम एक्टिव लेयर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट 2 ईयर कम से कम 32 फ़ारेनहाइट से कम, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से उससे कम होना चाहिए 2 साल तक, तभी हम उसको परमाफ्रोस्ट बोलेंगे। इट इज डिफाइनली सोनली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, तापमान और ड्यूरेशन के ऊपर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्पित। ये अर्पित क्या है, थोड़े दिन पहले याद करो मैंने क्या बताया था, कोविड-19 का सीजन तो चल ही रहा है ना। हमारे वहाँ एक डॉक्टर थे जो बेसिकली बोलते थे कि सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है भाई, तो जो सीजन चल रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि मान के चलो कोई भाई इंडिया नेशनल है, बाहर है ना, बाहर देश में फंसा हुआ है और कोविड-19 या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित है, मतलब पीड़ित है, अब उसको भारत में लेके आना है। अब भारत में लेके कैसे आओगे, अगर प्लेन में लेके आओगे तो पूरे प्लेन को कॉन्टेमिनेट कर देगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है ना, कुछ पोड बनाए जाते हैं, आइसोलेशन पोड बनाया जाता है, चैम्बर टाइप होता है वो। तो वो चैम्बर जो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, वो चैम्बर की कॉस्ट होती थी 60 लाख रुपए। लेकिन हमने क्या किया, अपने देसी जुगाड़ से इंडिजीनियस उसको बनाया, हमने उसको मात्र 60,000 में बना दिया। 60 लाख की चीज को हमने कितने में बना दिया, 60,000 में। और अभी आत्मनिर्भर भारत की बात वैसे ही कर रहे हैं, तो उसमें पूरा का पूरा सामान इंडिजीनियस हमने भारतीय सामान को इस्तेमाल किया है। सो अर्पित फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित। समटाइम्स इन द न्यूज रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में कुछ ये स्टेटमेंट दी गई है, देखो। पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड के संबंध में कुछ कथन है, हाल ही में समाचार में देखे गए थे, विचार करके बताने हैं। द पोड विल यूटिलाइज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकली पेशेंट विद इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूडिंग कोविड-19 फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, आइसोलेटेड एंड रिमोट प्लेसेस। अभी तो बताया, बिल्कुल सही बात है भाई। जो बंदा संक्रमित होगा किसी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज से, किसी बहुत ज्यादा संक्रमण वाले रोग से, तो उसके लिए बेसिकली हमारा रहेगा। इट वॉज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की तो इसको डिजाइन किया गया, बिल्कुल सही बात है। और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हुए पूरा का पूरा आइटम जो इसमें लगेगा ना, सारा मटेरियल वो भारत में बना होगा। फैब्रिकेटेड दिस पोर्ट, भारत में ही हमने मटेरियल लेना है, इंडिजिनस मटेरियल। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स वाई ये मैंने आपको बताया। तो समझ में आया ना, अर्पित पोर्ट क्या है। अर्पित एक पोर्ट है यार, मतलब भाई एयरबोर्न, आप हवा में ही मतलब उस बंदे को अलग कर सकते हो, पृथक कर सकते हो, ताकि जो क्रू मेंबर है या एयरलाइंस के अंदर और जो बंदे हैं ना, वो ग्रसित ना हो। एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया, मैंने बता दिया। इसकी कॉस्ट बाहर से मंगवाते थे, लगभग 60 लाख पड़ती थी, बट हमने इसको 60,000 में बना दिया। कुछ ऐसा होता है, देख पा रहे हो, ठीक है दिस, ठीक है। तो आइसोलेशन चैम्बर होता है, आइसोलेट करके आप इसको लेके आ सकते हो, ताकि जो रोगी है वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करे। तो ये मैंने बता दिया, कंप्लीट वही है। अगला बात है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल having solemnly resolved to constitute India as a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen। अब क्या है इससे संबंधित, चलो देख लेते हैं दोस्तों। संविधान से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है। हमने आर्टिकल 262 की बात की है। आर्टिकल 262 क्या कहता है, बेसिकली इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉज फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल। यार एक बात बताओ यार, नदियां जो है एक स्टेट में तो रहती नहीं,
भाई एक स्टेट में तो नदी नहीं होती। गंगा जो है गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद बात करूं मैं आपका पश्चिम, कितने स्टेट में जाती है। तो कौन उसका पानी इस्तेमाल करेगा बताओ। वो तो मुद्दा हुआ ना, एक डिस्प्यूट हुआ, एक तो विवाद होने का वो मुद्दा ही है, क्योंकि वो नदी इतने सारे स्टेट से होकर जाती है। उस स्टेट के ऊपर, उस पानी के ऊपर किस स्टेट का जो हक होगा, ये तो क्लियर ही नहीं है ना। समझ में आ रही है इस बात को आपको। सो वाटर के ऊपर डिस्प्यूट होना ये तय है। तो उसी के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल 262 के अंदर आपका क्या बनाया गया था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को दिया, कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ कानून बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 262 के तहत ये पार्लियामेंट की पावर होगी, किसके लिए दोस्तों, टू एडजुडिकेट द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल सेट अप अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कैन बी चैलेंज्ड इन बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। देखो ये कह रहा है कि ये जो ट्राइब्यूनल जो इसके तहत हम बनाते हैं ना, आर्टिकल 262 जो इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल बनाते हैं, ये कह रहा है कि वो जो डिसीजंस हैं, उनके जो डिसीजंस है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आप चैलेंज कर सकते हो। ऐसा कतई नहीं है भैया, कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, इनका डिसीजन फाइनल होता है। सो गलत हो गया। द फर्स्ट ट्राइब्यूनल अंडर द इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट एक्ट वाज सेट अप इन गोदावरी। बिल्कुल सही है। पहली जो हमने इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल बनाई थी ना, अंतः राज्य जल विवाद अधिनियम जो हमने बनाया था एक्ट के तहत, जो हमने पहली ट्राइब्यूनल बनाई थी, पहली अदालत बनाई थी, वो कृष्णा नदी के ऊपर बनाई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, माँ कसम दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक द स्टॉक ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन फ्रॉम द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर फॉलोइंग द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईच अदर बाय तेलंगाना। अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नमेंट है ना, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लगाई है उन्होंने, किसके यूज में, पानी का यूज कैसे हो रहा है, कृष्णा का, गोदावरी का, है ना। अब वो मुद्दा गया है दोस्तों किसके पास, वो मुद्दा अगर आगे जाएगा तो विवाद होगा ना, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा। सो इसीलिए हमने बस ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का क्वेश्चन रखा था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट उसके में कोई भी कानून बना सकता है। अच्छा, ये कानून के तहत जो ट्राइब्यूनल बनाई जाती है, अदालतें बनाई जाती हैं, जब वो फैसला सुनाती है तो उस फैसले को किसी भी अदालत के अंदर में चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ में आई। और पहला जो बना था वो कृष्णा पे ही बना था। ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है। बाकी सब चीजें क्या है, बाकी सब बेकार है। आपको सिर्फ इतनी ही बात जो है वो याद रखनी है। ठीक है। अगली बात है दोस्तों, वाम सादरा रिवर। वाम सादरा रिवर क्या है, अभी वाम सादरा नहीं, वामाधारा, वाम्स धारा। तो वामास धारा, ये एस साइलेंट है क्या। सो चलो कोई बात नहीं, जो भी है। अभी इसको खबरों में देखा गया है। ये एक विवादित नदी किस किस के बीच में है दोस्तों, मुझे पता है इस विवादित नदी का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। ठीक है। सो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है ना, वो आपस में टॉक अभी करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और अपने डिफरेंसेस दूर करने की कोशिश करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। विवाद था तो दूर करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे, है ना। आंध्र प्रदेश विल बिल्ड, आंध्र प्रदेश एक जो ब्रिज बनाएगा जिसका नाम है आपका दोस्तों निरादी। सो निरादी ब्रिज अक्रॉस द रिवर विच विल बी पॉसिबली ओनली आफ्टर उड़ीसा कंसेंट। उड़ीसा की सहमति के बाद ही ये होगा, है ना। ये जो रिवर है एक डिस्प्यूटेड रिवर है आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब बह के बंगाल की खाड़ी में जाती है। जो काला आंडी उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ओरिजिनेट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये आपका कलिंगापट्टनम में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आंध्र प्रदेश में है वो। ये मेन रिवर है और नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश रीजन की। जो बच्चा यार डायरेक्ट मेरे से जुड़ना चाहता है अनअकैडमी के ऊपर, वो क्या करो ना, अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद गोल चूज करना यूपीएससी सीएससी। ये करके भी आप मेरे को मेल कर दोगे कि सर मैंने आपका कोड लेके सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो भी मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा। आप मुझे क्या करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद देखो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ये इसका प्राइस बढ़ गया है। देखो वैसे तो इसका 96,000 है, इसका बहुत ज़्यादा है, बट अपन को इतनी दिक्कत नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ, इसका प्राइस जो है अभी के लिए आपका हो गया 44,000 और इसका हो गया है 64,000। ठीक है। लेकिन आप मेरा डिस्काउंट, मेरा रेफरल कोड लगाओ। आप रेफरल कोड मेरा लगाओगे तो ये आपको मिलेगा 39,000 और ये आपको मिलेगा दोस्तों 57,000, 57,000 रुपये का। 2 साल का बेस्ट है दोस्तों, 2 साल का ना बेस्ट होता है। अफोर्ड कर सकते हो 2 साल का ही जाओ। 1 साल ठीक है बट 2 साल बेस्ट है। बट मैं आपको कहूंगा नहीं, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कॉस्टली, आप जो भी मन करे आप वो ले सकते हो। सुमित 10 मेरा कोड है दोस्तों, याद रखना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइडेंस दूं, मैं आपको गाइड करूं, सो आपको यही कोड यूज करना है। क्या यूज करना है आपको दोस्तों, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित 10 ही कोड आपको इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा दोस्तों ऑलवेज। ठीक है।
सुमित टैनी याद करेंगे, याद रखेंगे आप। और ये कोर्स आपका होगा 2 साल का, कितने में? 57,000 के अंदर। चलिए दोस्तों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। दोस्तों कोड मेरा यूज करिए अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक